हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। मैं आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ जिसका टाइटल है मलबे का मालिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक कहानी, एक जो है किस्सा जो कि लिखा गया है मोहन राकेश जी द्वारा, मलबे का मालिक। तो पहले जान लेते हैं कि मलबा क्या होता है। तो मलबा हम सभी को पता है, मलबा होता है कि जब मान लो कोई बिल्डिंग होती है जैसे, तो अगर वो बिल्डिंग ढह जाती है तो उसका जो बचा कुचा मटेरियल होता है उसको मलबा कहा जाता है। और मालिक से हम सभी समझते हैं ओनर, किसी भी एक जगह का ओनर। तो इस कहानी में जो है किस चीज का मालिक की बात हम कर रहे हैं, इस कहानी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि मलबे का मालिक कौन है। देखो, है ना बहुत ही एकदम अजीब सी चीज की घर के तो सब मालिक होते हैं, मलबे के भी मालिक होने लगे। तो ये जो कहानी है ये काफी हृदय स्पर्शी यानी दिल को छू जाने वाली एक कहानी है, जो कि जिसका बैकग्राउंड है 1947 में। हम सभी को पता है कि भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान जो है अलग अलग हुए थे। उस समय पर बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे हिंदू मुसलमान के बीच में, और काफ़ी जो है बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे थे। कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहा है, कोई पाकिस्तान से जो है यहाँ भारत में आ रहा है। तो उसी के बीच में जो हमारी कहानी के मेन लीड हैं अब्दुल गनी मियाँ, अब्दुल गनी मियाँ जो हैं वो भारत के अमृतसर में रहते थे पहले। जब ये दोनों कंट्रीज एक थी तब वो अमृतसर जगह पर रहते थे। लेकिन जब ये विभाजन हुआ तो वो अपनी फैमिली को छोड़ करके, उनका एक बेटा था चिरागुद्दीन, चिरागुद्दीन की वाइफ थी जिसका नाम था जुबैदा, और जुबैदा की दो बेटी। यानी कि जो हमारे मेन लीड हैं गनी मियाँ, वो अमृतसर को छोड़ करके उस समय पाकिस्तान के लाहौर जो है जगह पर जा करके रहने लगे थे। और वो चिरागुद्दीन को भी साथ में लेकर जा रहे थे, लेकिन चिरागुद्दीन ने कहा कि अभी हमने नया घर बनाया है और कुछ समय बाद सब सही हो जाएगा, सब लोग हमारे अपने ही तो हैं हमारे मोहल्ले में, वो हमें क्या कहेंगे। हाँ, हालांकि हम मुसलमान हैं, लेकिन जो और लोग हमारे साथ हिंदू रह रहे हैं वो कितने सालों से रह रहे हैं, वो हमें क्यों आखिर नुकसान पहुंचाएंगे। तो मतलब उन्हें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विश्वास था अपने समाज के ऊपर, अपने आस पड़ोसियों के ऊपर। तो इस विश्वास के नाते, और जो उन्होंने नया घर बनाया था, और जो चिरागुद्दीन था वो एक दर्जी का काम करता था, तो वो कहता मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, आप जाइए। वो अपने पापा को कहता है कि गनी मियाँ को कि आप जाइए, हम लोग यहीं रहेंगे। वो वहीं रहते हैं। जो है गनी मियाँ चले जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? वो लाहौर चले जाते हैं। फिर 7.5 साल के बाद, विभाजन के 7.5 साल के बाद, जो गनी मियाँ है वो फिर से डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने जो है अमृतसर में वापस जाना है, मुझे अपना घर देखना है। उनको खबर मिलती है कि उनका बेटा चिरागुद्दीन और उसकी वाइफ और दोनों बच्चे नहीं रहे। ठीक है, वो काफ़ी पहले उनको खबर मिल गई थी, लेकिन अब इतने समय के बाद उन्हें मौका मिला है वापस से अमृतसर जाने का। और जो उनका वो घर था, जो उन्होंने नया घर बनाया था, उसको देखने के लिए, अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए वो जो है अमृतसर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब वो अमृतसर जाते कैसे हैं? वो एक हॉकी मैच का बहाना करके जाते हैं कि मैं एक हॉकी मैच देखने जा रहा हूँ। इस बहाने से वो आते हैं, लेकिन रियलिटी क्या थी कि उनको अपना घर जो है देखना था, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो देखनी थी उनको। सब याद आता है। ठीक है, अपने घर की तो ऑब्वियसली सबको याद आती है, तो उनको अपना घर इतना याद आ रहा होता है कि वो लाहौर से जो है अमृतसर उसको देखने के लिए आते हैं। अमृतसर पहुंच गए हैं, वो अपने मोहल्ले में पहुंच गए हैं जहाँ पे उनका घर होता था। तो जब वो अपनी गली के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ देखते हैं कि पहले यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें होती थी, सबके घर थे। अब मतलब सब कुछ चेंज हो चुका है इतने 7.5 सालों में, और दंगे हुए, तो सब कुछ जो है वहाँ पर बदल चुका है। और वो जैसे जैसे अपने घर की ओर बढ़ते हैं तो मतलब उनके रोंगटे खड़े होते हैं, उनको सब कुछ धीरे धीरे याद आता है कि हम यहाँ पे ये करते थे। होता है ना कि एक नॉस्टैल्जिया जिसको हम बोलते हैं, कि अगर हम पुरानी किसी जगह पर जाते हैं तो हमें सब कुछ याद आने लगे। उनके शरीर में जो है तब तभी पैदा होने लगती है, वो कांपने लगते हैं। ठीक है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मतलब वो काफ़ी घबराए हुए भी हैं, और मतलब काफ़ी खुश भी हैं कि मैं फिर से आऊँ। तो एक मिक्स्ड सी फीलिंग है जिसको हमारी किताब में लिखा गया है कि तब तभी उनके शरीर में जो है पैदा होती है। तो जब वो अपनी गली के बाहर खड़े थे तब वहाँ पर एक जो है लड़का आता है जिसका नाम होता है मनोरी। तो वो मनोरी आता है। मनोरी जब भारत का विभाजन हुआ था तो मनोरी काफ़ी छोटा था, और जो मनोरी है वो आता है, वो गनी मियाँ को पहचानता नहीं है, और वो कहता है क्यों मियाँ यहाँ क्यों खड़े हो गली के बाहर। तो फिर गनी मियाँ उसको पहचान लेते हैं। वो चाबी का छल्ला ऐसे घुमा करके मनोरी आ रहा होता है, गनी मियाँ उसको पहचान लेते हैं कि ये तो मनोरी है, क्योंकि जो उनका बेटा था चिरागुद्दीन वो मनोरी के कपड़े सिला करता था। तो उनको याद आ जाता है, तो वो बताते हैं कि मैं गनी मियाँ हूँ और चिरागुद्दीन का पापा, और तुम्हें याद है चिरागुद्दीन तुम्हारे कपड़े सिला करता था। फिर वो बताता है कि
चिरागुद्दीन तो मर गया है ऐसे ऐसे, और क्या नाम है, आपका घर किसी ने जो है छीन लिया था और चिरागुद्दीन को मार दिया था, और जिसने घर छीना, मतलब अभी वो बताता नहीं है कि किसने मारा है, वो सिर्फ इतना कहता है कि चिरागुद्दीन और जो है आपकी बहू पोतियाँ नहीं रहे हैं, और किसी ने आपके घर में भी जो है आग लगा दी थी कुछ समय के बाद। तो ये बात बताता है, तो मतलब काफ़ी धक्का लगता है किसको, मियाँ को, कि मेरा घर तो जला भी दिया, छीन लिया, मेरे बहू पोते सबको, जो पोतियों सबको है मार दिया है। अब उसके बाद हमारी स्टोरी में आता है जो विलन है स्टोरी का, रखा पहलवान। तो जो रखा पहलवान है वो मतलब उस समय पर उनका पड़ोसी होता था, गनी मियाँ का और चिरागुद्दीन का पड़ोसी होता था, और उनका काफ़ी अच्छा मित्र था। हमारे पड़ोसियों के साथ काफ़ी जैसे अच्छे संबंध होते हैं, उसी प्रकार गनी मियाँ और रखा पहलवान के भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। लेकिन जैसे ही सांप्रदायिक दंगे हुए, जैसे ही जो है वो अमृतसर को छोड़ करके लाहौर गए हैं, वैसे ही रखा पहलवान ही था वो जिसने है चिरागुद्दीन को मारा है। और उनका घर किस लिए मारा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा सके, उनको मार के उस जगह को हासिल कर सके, उस मकान को हासिल कर सके। तो आप यहाँ पे क्या लेखक ने बताया है कि 1947 में इतने ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए कि अपनों ने ही अपनों का कत्ल किया, और जिनको हम अपने मतलब अपने पड़ोसियों को जिनको हम अपना मानते हैं, उस समय पर किसी ने किसी की भावनाओं की कद्र नहीं की। मतलब जो हमारे रक्षक हम जिनको समझते हैं कि अगर कभी मुसीबत आएगी तो हमारे पड़ोसी हमारी मदद करेंगे, हमारा जो समाज है वो हमारी मदद करेगा, तो वही रक्षक उस समय पर क्या बन गए थे, भक्षक बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने बताने की कोशिश करी है कि जो रक्षक हैं वही उस समय पर भक्षक हमारे बन गए थे। किस बेसिस पे, जो हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसकी के खून में गर्मी थी, उसके रहते उन्होंने चिरागुद्दीन का कत्ल किया और उस घर को जो है हथिया लिया। अब किसी को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि रखा पहलवान ने ले लिया, तो किसी ने उस घर में जो है आग ही लगा दी, और वो घर जो है जल करके ढेर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, और वो क्या बन जाता है, मलबा बन जाता है। ठीक है, अब वो है गनी मियाँ रखा पहलवान को देखते हैं, वो उनके पास जाते हैं, तो रखा पहलवान कुएं पर बैठे रहते हैं, तो वो उनके पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे रहते ये कैसे हो गया, क्योंकि वो पड़ोसी वो अब भी उन पर विश्वास करते हैं। मतलब जो गनी मियाँ है उनको पता नहीं है कि रखा पहलवान ही वो आदमी था जिन्होंने कि उनके बेटे और उनकी पूरी फैमिली को खत्म किया है। वो अब भी उनको मतलब उनसे भाईचारा समझते हैं। वो अब भी गनी मियाँ आते हैं, उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारे रहते ऐसा कैसे हो गया, तुमने क्या उनकी मदद नहीं करी ऐसे। और मतलब एक तरीके से जब गनी मियाँ ने ये बातें रखा पहलवान को कही, तो रखा पहलवान एकदम स्तब्ध हो गया। वो मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि उसे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई, और वो काफ़ी गिल्टी फील करना जो है उसने शुरू कर दिया, और फिर वो मतलब एकदम चुप रहा, कुछ नहीं बोला रखा पहलवान। तो फिर गनी मियाँ ने कहा चलो भाई कोई नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था, और क्या कहते हैं, अल्लाह नेक को नेकी दे, और जिसने जो बद है उसकी बदी को माफ़ करे। तो ये बात कहते हैं। तो मतलब रखा पहलवान को उस समय पर महसूस होता है कि मतलब ये कितना अच्छा आदमी है, ये अब भी कोस नहीं रहा है उस आदमी को जिसने इनके साथ इतना बुरा किया, वो अब भी ये बोल रहा है कि खुदा उसको माफ़ करे। तो ये बात सोच कर जो है रखा पहलवान काफ़ी सोचता है। जो गनी मियाँ है वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात के समय पर जो रखा पहलवान है वो मतलब काफ़ी सोचते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। तो जो मलबा है उस मलबे के पास जाते हैं, और वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे एक कुत्ता सोया रहता है उस मलबे के, वो जो पहाड़ सा बना रहता है, मलबे का ढेर रहता है, तो उस मलबे के ढेर पर एक कुत्ता सोया रहता है, और वो कुत्ता एकदम निश्चिंत होकर के, उसको किसी की परवाह नहीं है, आराम से वहाँ पे सोया रहता है। और रखा पहलवान जाता है तो वो उसको हटाने की कोशिश करता है कुत्ते को, तो कुत्ता उसके ऊपर भौंकता है, लेकिन वहाँ से हटता नहीं है, कुत्ता भौंकता रहता है। फिर ऊपर एक कौवा आता है, कौवा वहाँ पे काऊ काऊ करता रहता है, और कौवा भी वहाँ से जो है उड़ करके चला जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो मलबे का ढेर है, तो मिट्टी मिट्टी में केचुए तो पाए जाते हैं, तो एक केचुए का भी जिक्र किया गया है। केचुए का ये जिक्र है कि जो केचुआ है वो धीरे धीरे आगे रेंगते हुए बढ़ रहा है, और वो मतलब कहीं जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ पे मुझे बिल मिले और मैं उसके अंदर घुस के बैठूं। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि हर किसी को घर की आवश्यकता होती है, चाहे वो एक केचुआ हो, चाहे कोई इंसान हो, सबको सब एक घर की तलाश रहती है, और मतलब सब कोशिश करते हैं कि मुझे एक घर मिले जहाँ पर मैं सेफ रह सकूं। और रखा पहलवान वही आदमी था जिसने किसी का घर छीन लिया था।
ठीक है। तो यहाँ पे केचुए का जिक्र हुआ है, कौवे का जिक्र हुआ है, कुत्ते का जिक्र हुआ है, और चिराग का तो वो घर था ही। तो अब ये थी हमारी कहानी कि लास्ट में जा कर के जो है रखा पहलवान को महसूस होता है, उसको फील होता है कि हाँ मैंने गलत किया है। और गनी मियाँ को भी आखिर तक भी नहीं पता चलता है कि वो रखा पहलवान ही था जिसने जो है उसकी फैमिली को उजाड़ा है और उसके घर को जो है हथियाया है। गनी मियाँ जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो अब हमारी स्टोरी तो खत्म हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो वो मलबा है, अब घर तो टूट गया, मलबा है, तो आखिर उस मलबे का मालिक कौन हुआ? मलबे का मालिक चिरागुद्दीन हुआ, या रखा पहलवान हुआ, या वहां पे जो कुत्ता रहता है जिसके सामने जो कोई उस कुत्ते को हटा नहीं सकता उस मलबे के ऊपर से, वो सबको भौंक करके जो है डरा करके भगा देता है, वो कुत्ता असली मालिक है, या वो केचुआ असली मालिक है उस मलबे का जो कि वहां पर जो है अपना घर ढूंढ रहा है, या वो कौआ जो उस मलबे के ऊपर जो है मंडरा रहा है। तो ये थी हमारी स्टोरी। और अब जानते हैं कि स्टोरी का उद्देश्य क्या था, क्योंकि हमने इतनी सारी स्टोरी पढ़ी है ये। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि मतलब इसमें जो लेखक है उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश करी है कि जब विभाजन हुआ था उस समय पर जो मानवीय मूल्य थे, यानी कि जो एक दूसरे के लिए जो एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ होती है, वो एकदम ध्वस्त, वो एकदम खत्म हो गई थी उस समय पर। कब? जब विभाजन हुआ था। मतलब एक तो पहली बात तो रक्षक भक्षक बन रहे हैं जिनको हम समझते हैं कि वो हमारे अपने हैं, वो ही कत्ल कर रहे थे लोगों का। ठीक है। उस समय पर जो है कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा था। अगर तुम मुसलमान हो तो भागो यहाँ से, तुम हिंदू हो तो हम तुम्हें मार देंगे, ये चीज़ थी। मतलब किसी के अंदर भी मानवीयता नाम की चीज़ नहीं बची थी। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये कि केचुए के माध्यम से ये दर्शाया कि हर व्यक्ति को, चाहे मतलब व्यक्ति हो या कोई भी जानवर हो, हर किसी को एक घर की आवश्यकता होती है, और किसी का घर इस तरीके से कब्जा लेना ये काफ़ी ही गलत चीज़ है, इस पर दर्शाया गया है। और ये बताया गया है कि सांप्रदायिकता की आड़ में, ठीक है, सांप्रदायिकता की आड़ में कि तुम अलग संप्रदाय के हो, तुम अलग के हो, हम अलग के हैं, तो इस आड़ में जो है लोग एक दूसरे का कत्ले आम एक तरीके से कर रहे थे, और किसी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। और इस सांप्रदायिकता की आग में जो भाईचारा नाम की जो चीज़ होती है वो खत्म हो गई थी 1947 के विभाजन में। कहानी में भी देखा है कि जो राखा पहलवान था, राखा पहलवान ने चिरागुद्दीन जो उसका खुद का जो पड़ोसी था उसको है मार दिया था। किस लिए? सांप्रदायिकता की आग के अंदर। ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी मलबे का मालिक। मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर such stuff. Thank you for watching.